पीपल, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमीज चैनल फॉर लॉ। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं कि द हिंदू खासतौर पे न्यूज़पेपर में पिछले 3 दिनों में क्या क्या हुआ है, यानी कि 21st, 22nd एंड 23rd को क्या क्या खबरें हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग विथ यहाँ पे थोड़ा इलेक्शंस की खबरें। अब हालांकि इलेक्शंस की न्यूज़ कुछ खास इंपॉर्टेंट होती नहीं है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंफॉर्मेटिव या जीके के फॉर्म में होती हैं विच माइट बी अ लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो हम उनको डिस्कस करते हुए चलने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ अर्बन एम्पैथी ड्राइव्स डाउन पोलिंग टू 60.4%। अब इसमें बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में अर्बन सिटीज जो हैं, खासतौर पे मुंबई, ठाणे, नासिक और लखनऊ जैसी सिटीज, उनका पोलिंग रिपोर्ट निकाला है कि मतलब बेसिकली कितना वोटर टर्नआउट है या कितने लोगों ने वोट दिया। और वो देखा गया है कि पिछले कुछ इलेक्शन से इस बार के इलेक्शन में काफी ज्यादा ड्रास्टिकली वोटर टर्नआउट में ड्रॉप हुआ है। अर्बन एपैथी जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, दैट मीन्स नथिंग बट एपैथी, मतलब नॉट केयरिंग वाला एटीट्यूड। व्हेन यू डोंट केयर अबाउट समथिंग, इट डजंट रियली मैटर टू यू, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको बोलते हैं कि यू हैव एन एपैथेटिक एटीट्यूड। तो ये अर्बन एपैथी जिसकी बात हो रही है, दिस इज व्हाट बेसिकली अर्बन सिटीज में पीपल हैव स्टॉप्ड केयरिंग कि भाई हम वोट देंगे तो इट कुड डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ये सब उनको फर्क नहीं पड़ रहा, उनको सिर्फ माइनर इनकन्वीनियंस अगर लगता है कि घर से छुट्टी वाले दिन निकल के वोट देना पड़ेगा, तो वो सिर्फ उतने से माइनर इनकन्वीनियंस के कारण भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सो दिस इज नोन एज अर्बन एपैथी। इसके वजह से महाराष्ट्र में लोएस्ट रिकॉर्ड हुआ है इन द फेज 5 ऑफ द इलेक्शंस, और वो लोएस्ट रिकॉर्ड था। सिर्फ 54.33% लोगों ने 5th फेज में वोटिंग देने के लिए बाहर निकले हैं या वोट दिए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला है, स्टेटमेंट रिलीज किया है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन वेरियस सिटीज सच एज मुंबई, ठाणे, नासिक एंड लखनऊ कंटेन द ट्रेंड ऑफ अर्बन एपैथी एज नोटिस्ड इन 2019। तो ये ट्रेंड ऑलरेडी 2019 में देखा गया था, बट यही कंटिन्यूएशन में चलते हुए इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट दैट इज द ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, हेलीकॉप्टर क्रैश किल्स ईरान प्रेसिडेंट रईसी एंड फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला। तो ये कंफर्मेशन आया है, इसके पहले वाले रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, कुछ घंटों के बाद फिर फाइनली कंफर्मेशन आया था कि दे हैव बीन डिक्लेयर्ड डेड। वहाँ जो उनके सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है अयतुल्ला अली खमीनी, उन्होंने ये स्टेटमेंट डिक्लेरेशन बेसिकली निकाला था पब्लिक के सामने। पब्लिक एड्रेसिंग में उन्होंने बताया था कि उनके देश के ईरानियन प्रेसिडेंट एंड फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों की ही डेथ हो गई है। ये टुवर्ड्स द ईस्टर्न प्रोविंस, ईस्टर्न साइड ऑफ अजरबैजान ये लोग गए थे हेलीकॉप्टर में बैठ के। वहाँ पे एक डैम है, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे, और वहाँ पे ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि फॉग और ये सब काफ़ी ज़्यादा मिस्ट था, तो मे बी उसकी वजह से विजिबिलिटी फॉर वट एवर रीजन, अभी तक रीजन्स रिलीज नहीं हुआ है एग्जैक्ट, बट द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड एंड नोबडी ऑन द हेलीकॉप्टर सर्वाइव्ड। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट बेसिकली रिलीज किया है। कंडोलेंसेस या जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें सांत्वना बहुत सारी कंट्रीज से है, इंक्लूडिंग पैलेस्टीन के मिलिटेंट ग्रुप हमास, क्योंकि ये सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पैलेस्टीन के हो चाहे हमास, या लेबनान के हो हिजबुल्ला, या फिर सीरिया को, ये सारे आर फंडेड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय ईरान ओनली। ईरान के ही प्रॉक्सी ग्रुप्स होते हैं, तो उन्होंने निकाले हैं। उसी के साथ साथ काफ़ी सारी कंट्रीज ने भी इस तरीके के कंडोलेंसेस निकाले हैं। ना सिर्फ ये, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था एज अ नेशनल डे, मतलब देवर इवन इन इंडिया वी ऑब्जर्व्ड, पूरे दिन हमारा फ्लैग हाफ मास्ट पे था, कोई भी मीटिंग्स वगैरह कन्वीन नहीं हुई, तो हमने नेशनल डे ऐसे डिक्लेयर किया था टू मॉर्न द लॉस, बिकॉज ईरान के साथ हाल ही में चबाहर पोर्ट के ऊपर हमने 10 साल का अग्रीमेंट साइन किया है। तो ईरान इज अ ह्यूज पार्टनर फॉर इंडिया नाउ। तो वी हैव एंड ऑलमोस्ट वी हैव ऑलवेज हैड गुड रिलेशंस विद ईरान। तो इंडिया ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इसके साथ साथ हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी स्टेटमेंट रिलीज करते हुए बोला कि लास्ट मीटिंग मेरी जनवरी 2024 में ही हुई थी एंड दिस इज एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड, सो एवरीवन हैज रिलीज्ड अ स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर आते हैं। अच्छा, यहां पर हमास, जिन्होंने सबसे पहले इजराइल पे अटैक किया था, द मिलिटेंट ग्रुप हमास, वो गए हैं इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
क्या करने के लिए? दे आर सीकिंग अरेस्ट वारंट फॉर द लीडर्स ऑफ इजराइल। लीडर्स मतलब इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब आते हैं, बट खास तौर पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर आते हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। जो भी वॉर, अभी जो इजराइल हमास वॉर चल रहा है, इस वॉर में इजरायली साइड ने जो भी एक्शंस किए हैं उसके अगेंस्ट अरेस्ट सीक करते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गए हैं हमास। अच्छा, वॉर क्राइम्स भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं बेसिकली कि इवन ड्यूरिंग अ वॉर, ऐसे बोलते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। व्हाट हैपेंस इज, इवन जब वॉर वगैरह होता है ना, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यू आर नॉट सपोज टू कमिट वॉर क्राइम। तो हमास का ऐसा कहना है कि इस तरीके का वॉर क्राइम कमिट किया है। हमास का ऐसा कहना है कि इस तरीके का वॉर क्राइम कमिट किया है इजरायली साइड ने, और इसलिए वी आर सीकिंग अरेस्ट एट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये बहुत ही बेसिक सा है, इस तरीके की न्यूज़ नहीं आती हैं एक्चुअली में, बट केरला हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया है जो डेथ पेनल्टी दी गई थी एक लॉ स्टूडेंट के मर्डर के केस में। रेप एंड मर्डर केस था ये, तो डेथ पेनल्टी बहुत रेयर होती है, दैट्स वाई। ये देखिए, जिसकी अभी अभी हमने बात की, इंडिया विल ऑब्जर्व स्टेट मोर्निंग ऑन ट्यूसडे, निकल चुका है जो ऑलरेडी। ट्यूसडे को स्टेट मोर्निंग हमने ऑब्जर्व की थी, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी डाइड, उसके मौन करते हुए। तो हमारी कोई ऑफिशियल मीटिंग्स भी नहीं हुई। जब भी ऐसा स्टेट मोर्निंग डिक्लेयर करते हैं ना, तो उस दिन हमारी ऑफिशियल मीटिंग्स भी नहीं होती है, और जो फ्लैग होता है, इंडियन फ्लैग होता है, वो भी ऐसे हाफ मास्ट होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज हाफ मास्ट, ऊपर नहीं लहरा रहा है, हाफ नीचे लेके आता है इसको। दिस शोज दैट वी आर मोर्निंग समवन, हम किसी के लॉस का दुख मना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया कंक्लूडेड अ मेजर अग्रीमेंट ऑन मे, ये चबाहर पोर्ट वाली बात हो रही है कि चबाहर पोर्ट का जो अग्रीमेंट हमने कंक्लूड किया है, विच इज अ ह्यूज ओपन्स अ ह्यूज कॉरिडोर फॉर इंडिया। अब हमको अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज, इनफैक्ट सारी की सारी मिडिल एशियन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट में भी कनेक्टिविटी के लिए हमको जो पाकिस्तानी पोर्ट्स हैं उन पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। वी कैन डायरेक्टली गो थ्रू चबाहर पोर्ट विच इज इन ईरान, ठीक है। तो दिस शोज दैट वी हैव हैड रियली गुड रिलेशंस विथ ईरान। अच्छा, ये छोटी सी न्यूज है, बेसिकली एफआईआर रजिस्टर की गई है जो बहुत टाइम से, अब साल भर होने को आ रहा होगा। मणिपुर में वायलेंस चल रहे हैं, वहां पे एथनिक ग्रुप्स आपस में ही लड़ रहे हैं। तो दो एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक का नाम है मीती कम्युनिटी एंड दूसरा कोकी। तो इन दोनों एथनिक ग्रुप के बीच में कम्युनल वायलेंस चल रहा है। तो इसके चलते बेसिकली क्या हुआ है, वहां पे एक हिल है जिसका नाम है तांगजिंग हिल्स, और वो दोनों ही कम्युनिटीज के लिए सेक्रेड है, उसको सेक्रेड माना गया है। दोनों ही कम्युनिटीज वहां पे प्रे करने जाती हैं। क्या हुआ, वहां पे गए तो वहां पे एक राइटिंग बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कुकी नेशनल फ्रंट मिलिट्री काउंसिल, और उसके आगे थांग टिंग कैंप लिखा हुआ था। थांग जिंग हटा के थांग टिंग कैंप। तो दिस नेम वॉज चेंज्ड, और एक कम्युनिटी का ऐसा कहना है, मीती कम्युनिटी का कहना है कि ये कुकी कम्युनिटी ने नेम डेलिबरेटली चेंज किया है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे एफआईआर फाइल हुई है, ठीक है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर का उनका नाम क्या है, मिस्टर बीरेन सिंह। मणिपुर, इस तरीके के बहुत छोटे छोटे सवाल भी कई बार आ जाते हैं। तो मणिपुर क्योंकि न्यूज में ऑलमोस्ट एक साल से बना हुआ है, तो उसके चीफ मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, छोटी सी न्यूज अगेन, इंडिया का ये फर्स्ट इलेक्शन है सिंस यूनियन टेरिटरी स्टेटस जब से इंडिया को मिला है तब से। दिस इज द इंडिया लद्दाख यूनियन टेरिटरी स्टेटस जब से लद्दाख को मिला है, विच वॉज 2019, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, उस टाइम पे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था। और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख के ये पहले इलेक्शंस है जिसमें वोटर टर्नआउट काफ़ी अच्छा है, 69.62% वोटिंग टर्नआउट है या वोटर टर्नआउट है। बट फिर भी ये दिखाता है कि जो ट्रेंड है वो नीचे को ही गया है, डाउनवर्ड ट्रेंड, क्योंकि 2004 में देयर वाज 73.52% एंड 2019 में यही 71.5% था। तो अगेन ट्रेंड नीचे गया है, भले ही 2% से गया हो। इसका मेजर रीजन ये बताया जा रहा है कि लद्दाख से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, हमारे आपके यंगस्टर्स, इस एज के लोग, दे हैव मूव्ड आउट
टू फाइंड अ करियर, अ लाइफ स्टाइल फॉर देमसेल्व्स। लद्दाख से काफी लोग मूव आउट हो चुके हैं, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि वोटर टर्नआउट इतना कम क्यों है। ओके अच्छा, ये जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, क्या क्या नाम थे? सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड तीसरा भारतीय साक्ष्य बिल या संहिता। ये तीनों जो लॉन्च किए जा रहे थे, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की जा रही थी। बेसिकली उनको बोला गया था, पिटिशन में लिखा था कि दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट वेकेशन बेंच, क्योंकि अभी वेकेशन चल रहा है, तो वेकेशन बेंच में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस पंकज मित्तल ने ये पिटिशन को सुनते हुए इसको खारिज किया और उन्होंने ये बोला कि द न्यू एक्ट्स हैव नॉट कम इनटू फोर्स सो फार। अभी तक तो आए भी नहीं है, दे हैव नॉट कम इनटू फोर्स। पिटिशन ऐसा क्लेम कर रही है और कि ये सारे के सारे जो रिप्लेस करने के लिए हैं, इनमें डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो जब कोई चीज रिलीज ही नहीं हुई है, आई ही नहीं है, तो आप डिस्क्रिपेंसी कैसे पॉइंट आउट कर रहे हो? पहले उसको लागू होने दो, दिखने दो क्या लूप होल्स है, क्या दिक्कत है, उसके बाद अगर आप पिटिशन फाइल करो तो इट मेक सेंस। अभी जब आई ही नहीं है इनटू फोर्स, यू आर पॉइंटिंग आउट डिस्क्रिपेंसीज, सो दिस डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, तो पिटिशन को उन्होंने डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है। हुआ क्या है वीनस ऐसे माना जाता है कि आज से अराउंड 4 बिलियन ईयर्स पहले, 4 बिलियन ईयर्स पहले वीनस पे देयर वाज वाटर, और इतना पानी था कि उनके पास पूरा एक समंदर था, पूरा एक ओशन था विच वाज 3 किलोमीटर्स डीप। बट आज के डेट में ये वाटर खत्म होते होते सिर्फ इतना पानी बचा है कि वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर डीप ओशन बचा है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेपर, भाप के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वीनस का सरफेस टेम्परेचर बढ़ के इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर निकल चुका है। तो वहां पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो बॉइल होके वेपर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मेजॉरिटी रीजन साइंटिस्ट फाइंड कर चुके हैं मेजॉरिटी रीजन साइंटिस्ट को मिल चुके हैं किस चीज के ऊपर, कि ये जो 3 किलोमीटर का ओशन था, ये 3 सेंटीमीटर कैसे बना। लेकिन अभी भी कुछ कुछ मिसिंग लिंक्स थी जिसके ऊपर काफी टाइम से काम किया जा रहा था, और उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। द बिगर पिक्चर अबाउट प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी एंड मोर स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ वाटर ऑन वीनस कंपेयर टू अर्थ, इस चीज के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च हो रही थी। तो प्रोफेसर कांगी was the one leading the research on this। काफी सालों से this प्रोफेसर कांगी was working on this। उनका ये कहना है कि the first there are 2 reasons basically कि why Venus lost its water, क्योंकि ये हमको हेल्प कर सकता है स्टडी करने में कि वहां पे हैबिटेबिलिटी कितनी है। ना सिर्फ ये, हमको अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टडी करने में भी शायद ये हेल्प कर सकता है। तो 2 रीजन उनके हिसाब से थे why Venus lost its water। पहला, इट्स हेलिश एटमॉस्फेयर, क्योंकि इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिच कॉम्पोजिशन है वहां पे, और जो प्लैनेट का सरफेस है जैसे कि मैंने अभी बताया, वो इतना ज्यादा हाई है ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू सन एज वेल, सन के इतना पास है वो, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि वाटर बॉइलिंग पॉइंट से काफी ऊपर। तो वाटर सीधा वाटर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो वेपर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो पहला रीजन ये, वेपर फॉर्म में, और वो बनके क्या होता है अभी आगे देखेंगे, एक HCO+ मॉलिक्यूल होता है, उससे इंटरेक्शन होके बेसिकली HCO+ एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से जब वो वाटर वेपर अभी भी H2O ही है, उससे इंटरैक्ट करता है, ये DM प्रोसेस कहलाता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाता है। अब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन ना स्पेस में चला जाता है रिलीज होके, और अब नीचे सरफेस के पास ऑक्सीजन के पास इनफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं बचे हैं टू बी एबल टू पेयर अप एंड फॉर्म वाटर। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो पूरी रिसर्च में निकल के आई है। सेकेंड, वाटर वॉज विक्टिम ऑफ प्लैनेट्स प्रॉक्सिमिटी टू सन, कि सन से इतना पास है, मर्क्यूरी के बाद सीधा वीनस ही आता है, तो सन के काफी ज्यादा पास है वीनस। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बट मेजर रीजन जो इस जगह पर इस रिसर्च में निकल के आया वॉज फॉर्माइलेशन। HCO+, ये जो मॉलिक्यूल होता है, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसके वजह से, ये आज तक किसी को नहीं पता था। ओके अच्छा, यहां पर क्या बात हो रही है, मेजर और बेसिक जो बात हो रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। सिंपल सी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि किसी के भी राइट्स का वायलेशन हो रहा है क्या,
किसी के भी अगर राइट्स का, खास तौर पे सिटीजन्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना है ना। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लॉज हैं, बस क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी चीज, किसी भी लॉज के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे अगर क्वेश्चन है तो उसको रिजॉल्व करना। बट ट्रेंड क्या देखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, कि हो क्या रहा है बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के जो भी लॉज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के क्वेश्चंस हैं, इनको डिले कर रहा है, इन मैटर्स को आगे बढ़ा रहा है। अब चाहे आप वो डिमोनेटाइजेशन की बात करें या कोविड वैक्सीन वाली बात करें, बहुत सारी ऐसे मैटर्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट देखा जा रहा है कि उनको आगे बढ़ा रहा है, एंड इन ऑर्डर टू नॉट डील विद देम। सो दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि ये आर्टिकल में बेसिकली बात क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दो बातें आती हैं कि इंडिया में चीजें किस चीज के अकॉर्डिंग चलती है। तो एक चीज होती है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरी चीज होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है और ये यूएसए में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंडर क्या होता था कि इंडिया में अगर कोई लॉ आया है, उसमें अगर कोई लॉ मान लो आ गया कि इतने बजे के बाद बाहर निकलना इलीगल है, कोर्ट के पास ये सवाल गया कि भाई ये वैलिड है नहीं है, ऑल दैट। कोर्ट क्या बोला कि अच्छा आपने ये लॉ है, आपने बोला है, क्या इस लॉ को बनाने में जो स्टेप्स थे, जो स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए टू मेक एनी लॉ, क्या वो फॉलो हुए हैं? आपने बोला हुए हैं। इसके बाद इस प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के बाद वो कुछ खास सवाल ही नहीं पूछता। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज डन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ दैट इज वैलिड फॉर इंडिया। ऐसा हुआ करता था बिफोर द केस ऑफ मेनका गांधी। ठीक है, मेनका गांधी केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर अब चीजें डिटेल में इन डेप्थ में देखी जाती है। दूसरा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यूएसए में क्या होता था कि बाकायदा इंटेंट, ऑब्जेक्टिव सब कुछ देखा जाता था, सिर्फ ये नहीं कि प्रोसीजर ढंग से फॉलो किया है या नहीं, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा अब इस आर्टिकल में बात क्या हो रही है कि जब भी किसी लॉ की वैलिडिटी इनटू क्वेश्चन आती है, जब वैलिडिटी पे सवाल उठता है तो पहला इंटेंशन या पहला कदम, पहला स्टेप कोर्ट का कभी भी ये नहीं होता कि जो लॉ मेकर्स है, जो हमारे बेसिकली पार्लियामेंट है, उनको, जिनको हमने चूज करके, इलेक्ट करके पार्लियामेंट में बिठाया है, उनके इंटेंशन में मैलिस इज नेवर द फर्स्ट अजम्पशन। कभी पहली बार में ये अज्यूम नहीं करते कि मे बी इनका इंटेंशन मेलिशियस था। ठीक है, तो ये सामने वाले के ऊपर बर्डन चला जाता है प्रूफ करने का कि अब आप प्रूफ करो कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल था या फिर नहीं। ठीक है, अच्छा बात क्या हो रही है अब यहाँ पे स्पेसिफिकली सीएए के बारे में। सीएए आ गया था 2019 में, लेकिन अभी तक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कायदे का डिसीजन नहीं दिया है, और इसी चीज को बोला जा रहा है कि कोर्ट इसको आगे बढ़ा रहा है। बट बोला यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट विल सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी, सूनर और लेटर, कंसिडर द क्वेश्चन कि सीएए और जो उसके रूल्स उसके अंडर हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। जनरली जो मैंने ट्रेंड बताया, एनी लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड, इज प्रिज्यूम टू बी वैलिड, अनलेस सामने वाला जो पिटिशन फाइल किया है वो प्रूव कर दे, दिखाकर कि भाई इसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का ब्रीच हो रहा है। ठीक है, अनलेस वो प्रूव कर दे बाकायदा, तब तक इनवैलिड नहीं माना जाता। ये इस चीज के बारे में बात हुई है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे केसेस दिए गए हैं। फिर ये बताया गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इन डिसीजंस में डिले करता है। तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए डिमोनेटाइजेशन पे जो केस हुआ था, फिर आर्टिकल 370 के अगेंस्ट जो पिटिशंस फाइल हुई थी। तो ये सारी की सारी चीजों में ये देखा गया है, ट्रेंड देखा गया है एक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को डिले करता है, इनके ऊपर एडजुडिकेशन देना डिले करता है। दैट इज द एंटायर पॉइंट एंड जिस्ट ऑफ द आर्टिकल। ओके,
अच्छा, यहाँ पे अ स्टेट विदाउट कैपिटल येट की बात हो रही है आंध्र प्रदेश में। देखते हैं क्या लिखा गया है। जस्ट डेज बिफोर द डेडलाइन ऑफ जून 2024, कुछ ही दिन बचे हैं, द डे व्हेन हैदराबाद विल सीज टू बी जॉइंट कैपिटल। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डिवाइड हुए थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2014 में और दोनों का विभाजन या डिवीजन हुआ था, तब डिसाइड हुआ था कि जून 2 2024 तक हैदराबाद दोनों का कॉमन कैपिटल रहेगा। तो अब 2 जून 2024 को आंध्र प्रदेश विल सीज हैविंग अ कैपिटल, मतलब आंध्र प्रदेश की कोई कैपिटल सिटी ही नहीं रहेगी। उस टाइम पे फाइनली आंध्र प्रदेश विल नीड टू मेक अ चॉइस कि वो कैपिटल सिटी किसको बनाना चाहता है। एज पर सेक्शन 5 ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में जो आया था, हैदराबाद विल बी द कॉमन कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर। और ये चीज कब हुई थी, इफेक्ट कब आया था, 2 जून। तो 2 जून से एग्जैक्ट 2 जून 2024 एक्सक्यूज मी होने आ रहा है और ये 10 साल कंप्लीट करता है। तो अब आंध्र प्रदेश इज गोइंग टू रिमेन विदाउट कैपिटल टिल इट चूजेस अ कैपिटल। तो ये 10 ईयर विंडो जो था आंध्र प्रदेश का, दिस इज फाइनली गेटिंग क्लोज्ड। अच्छा, फर्स्ट 5 years पोस्ट द बाइफर्केशन वर मार्क्ड बाय ओवर अ वर्ल्ड क्लास फ्यूचरिस्टिक एंड स्मार्ट कैपिटल, जो बेसिकली आंध्र प्रदेश को के लिए बनाया जा रहा था अमरावती को। तो इस पे अमरावती को काफी हद तक डेवलप इस तरीके से किया गया था। बट इन 2019 इलेक्शंस YG जगन मोहन रेड्डी जो वो पावर में आए, द न्यू चीफ मिनिस्टर स्टॉल्ड ऑल द प्रोजेक्ट्स। ये जो अमरावती में प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, डेवलपमेंट चल रहा था नया कैपिटल बनाने के लिए, इनकी जब सरकार पावर में आई, उन्होंने सारा का सारा ये जो काम चल रहा था, डेवलपमेंट चल रहा था, इसको खत्म कर दिया, रोक दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, वर्ल्ड बैंक और सिंगापुर की जितनी भी फर्म्स थी जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था और इस प्रोजेक्ट को फंडिंग प्रोवाइड कर रहे थे, उन सब ने अपनी फंडिंग विड्रॉ कर ली, अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब अमरावती ऐसा दिखता है, अगर आप वहां पे जाते हो, एज इफ वो होते हैं ना घोस्ट सिटीज, ऐसे लगता था कि कल तक यहाँ पे कोई रहते थे, फिर सडन वीरान। अमरावती लुक्स लाइक दैट नाउ, इट लुक्स लाइक अ घोस्ट कैपिटल। अच्छा, आंध्र प्रदेश देन वेंट टू सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अ फेयर डिवीजन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज बिटवीन द टू स्टेट्स, मतलब आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, की भाई बंटवारा हो रहा है लेकिन असेट्स लाइबिलिटीज अच्छा फेयर तरीके से डिवाइड होना चाहिए। टोटल ऑफ 245 इंस्टीट्यूशंस विद अ फिक्स्ड एसेट वैल्यू वर एट स्टेक। आउट ऑफ देम 91 जो शेड्यूल 9 में आते थे एंड 142 जो शेड्यूल 10 में आते थे आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, ठीक है। फिर इसके अलावा 12 और इंस्टीट्यूशंस का बंटवारे के लिए वो गए। बेसिकली ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में काफी ज्यादा इस तरीके का डिस्प्यूट चलता रहता है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा बड़ा विवाद की बात है, दैट इज आंध्र प्रदेश इज सून गोइंग टू बी विदाउट कैपिटल। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, CCI स्कोर बैट्स फॉर न्यू एनालिटिकल टूल्स फॉर डिजिटल मार्केट। यहाँ पे बात क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है और CCI की जो चेयरपर्सन है रवनीत कौर, ठीक है, उनका यहाँ पे क्या कहना है वो देखते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज CCI, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसे, दिस वॉज फॉर्म्ड अंडर अ स्टैट्यूट which is Competition Commission of India Act 2002, ठीक है। इसकी चेयरपर्सन रवनीत कौर, इन्होंने पिच किया है कि एक नया रेगुलेटरी एजिलिटी, न्यू एनालिटिकल टूल, ये सब बनाना चाहिए फॉर डिजिटल कॉन्टेक्स्ट। अभी क्योंकि डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा आ रहा है कि कोई मान लो कोई डिजिटल AI बनाए और उसके ऊपर
आप समझ लो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता क्या है, मार्केट में जो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इंश्योर करता है हेल्दी कंपटीशन रहे। अब कल को कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ नया एआई आया जिसके ऊपर उन्होंने पेटेंट ले लिया, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं कि उस एआई को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहे हैं, या इस तरीके से कर रहे हैं, बेसिकली एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिससे बाकी के सारे फर्म्स जो डिजिटल मार्केट में है वो एग्जिस्ट ही ना कर पाए, वो खड़े ही ना हो पाए सामने, उनको ना निकलना ही पड़े, मार्केट ही छोड़ना पड़े। तो क्योंकि ये नया एक सेक्टर डेवलप हो रहा है, तो उसको भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के निगरानी के अंदर लाने के लिए ये प्रपोजल उन्होंने दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला जो ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है उसको अब टाइम आ चुका है रिवैम्प करने का, और अब क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो रहा है तो रिवैम्प करके इट इज हाई टाइम कि हम थोड़ा ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ सिस्टम निकाल के लेकर आए, ठीक है। तो ब्लेंडिंग की जरूरत है यहाँ पे, विथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केट डायनेमिक्स, ठीक है। तो सीसीआई को बेसिकली एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना के दे शुड टेक स्टेप्स अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन द डिजिटल मार्केट। और इसके लिए इनको अच्छे से एआई के मार्केट को स्टडी करना चाहिए एंड डेवलप करना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, सो दैट वाज द इंटायर पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हैं, इसमें काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले ज़्यादातर आप देखेंगे इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ ही होती है, दे आर नॉट मच रेलेवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कर्नाटका ने मैंडेट किया है, कंपल्सरी किया है 33% कोटा फॉर विमेन इन ऑल आउटसोर्स जॉब्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला है कि सारी की सारी पोजीशंस जो कि परमानेंट पोजीशंस है, द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज नाउ मेड इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन सर्विसेज एंड पोस्ट दैट आर बीइंग आउटसोर्स्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आउटसोर्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो उनको कॉल सेंटर से काम है, ठीक है, तो कॉल सेंटर वो अपना खुद का बनाने के या खोलने के बजाय वो क्या करेंगे, उसको आउटसोर्स कर देंगे उस काम को। मतलब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉल सेंटर है, उनको हायर कर लेंगे, वो इनका काम करेगा। तो सारे ऐसे आउटसोर्स वाले जॉब में बेसिकली मैंडेटरी किया गया है कि अब से 33% जॉब्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर विमेन, ठीक है, बेसिक सी बात। अच्छा, यहां पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि जॉइंट कल्चर इन द आर्म्ड फोर्सेस इज वे फॉरवर्ड। यहां बात क्या हो रही है कि एक क्रिएशन ऑफ फंक्शनल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स ITC, इसको पॉइंट आउट करते हुए हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि जनरल अनिल चौहान है, उन्होंने ये बोला है दैट द थिएटर कमांड्स वुड ले द फाउंडेशन फॉर कैप्चरिंग आर्म्ड फोर्सेस इनटू द नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। मैंडेट ऑफ CDS क्या है, इज टू एंश्योर जॉइंटनेस ऑफ 3 सर्विसेज। अब यहां पे 3 सर्विसेज किन की बात हो रही है, आर्मी,
हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स, ठीक है, इन तीनों सर्विसेज को जॉइंटली काम करने के लिए बेसिकली ये मैंडेट लेकर आएगा, क्योंकि जॉइंट अगर काम नहीं करेंगे और कल को कभी ऐसे जरूरत पड़ती है तो दे वोंट नो हाउ टू वर्क टुगेदर। तो जितना ज्यादा जॉइंट वर्क हो उतना ही ज्यादा बेटर है हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है एक पिटिशन, जो कि विच पिटिशन वाज आस्किंग फॉर रिव्यू ऑफ आर्टिकल 370। तो ये एक बार तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दे चुका है इसके ऊपर रूलिंग, बट अब एक और पिटिशन फाइल हुई थी, उसको भी डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अच्छा, ये यहां पे किस बारे में बात हो रही है कि बेसिकली इंडिया में, विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहां पे इतना बड़े लेवल ऑफ इलेक्शंस हो गए और चल रहे हैं, और इलेक्शंस में पार्टीज के पास बहुत सारे मौके होते हैं बेसिकली बहुत सारी चीजें करने का, अपने टारगेट बताने का, अपनी चीजें बताने का, लेकिन पूरे इलेक्शन में किसी के भी मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। सो दिस इज लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इलेक्शंस में जिन भी चीजों के ऊपर बात की जाती है कम से कम कुछ सालों तक उन चीजों के ऊपर सरकार का ध्यान रहता है। तो क्लाइमेट चेंज, इससे हमको ये पता चलता है, इज नॉट इवन अ प्रायोरिटी फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट्स। एक के भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा था, विच इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। कुछ कंटेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिकली आर्टिकल क्या बात कर रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, और इन स्ट्रैटेजीज के लिए रिक्वायर्ड है टफ डिसीजंस। ये मुश्किल या टफ डिसीजंस के एग्जाम्पल है जैसे कि फेजिंग आउट कोल को धीरे धीरे करना, धीरे धीरे करके फेज आउट करके उसका यूज कंप्लीटली खत्म करना, फिर इंक्रीजिंग टैक्सेस या प्राइजेस, किस चीज में, ऑन कार्बन एमिशंस, और इस तरीके के कुछ और स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन मेजर्स, ठीक है। अच्छा, अभी की अगर बात करें तो अपना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ भी नहीं है, देयर इज व्हाट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इस बेसिकली ये करता क्या है, दिस सर्व्स एज एन ओवर आर्चिंग बॉडी, इट सर्व्स एज अ बॉडी या गाइडिंग बॉडी जिसको हम बोल सकते हैं, फॉर इंडियाज क्लाइमेट चेंज या इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसी एफर्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की हमको जरूरत है इन द फ्यूचर। क्या चीज? क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ये क्या करेगा बेसिकली? दिस गिव्स इंडिया एन ओवरऑल रेटिंग ऑफ क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। जो है इसने इंडिया को रेटिंग दी है हाईली इनसफिशिएंट इन केस ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो ये काफी ज्यादा खराब बात है। एंड इन इलेक्शंस ऑनेस्टली वाज अ ह्यूज मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अगर हम देखें तो इलेक्शंस में मैनिफेस्टोज में काफ़ी कुछ पार्टीज बता सकती थी कि अगर कल को वो इलेक्ट होकर आती हैं तो क्या क्या चीज़ें करेंगी वो, बट नथिंग लाइक दिस हैपेंड। तो दिस वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज स्पॉटलाइटिंग प्री एक्लेम्पसिया एंड एंश्योरिंग सेफ मदरहुड, ठीक है। तो प्री एक्लेम्पसिया ये क्या है? प्री एक्लेम्पसिया बेसिकली
इट इज बेसिकली अ प्रेगनेंसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर एंड दिस कॉजेस हाई बीपी। ठीक है, और ये बेसिकली प्रेगनेंसी के आखिरी के कुछ वीक्स में आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ये इस चीज के वजह से देर इज रिलीज ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन एंड इट कैन इवन अकर ड्यूरिंग गिविंग बर्थ। ठीक है, इसके वजह से काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बोथ इन द हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी। और इस चीज के बारे में काफी कम अवेयरनेस है। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, इससे जो बेबीज होते हैं, किसी मदर को अगर ये प्री एक्लेम्पसिया होता है और उसके बाद जो बेबीज होते हैं उनको भी काफी ज्यादा हाई रिस्क होती है ऑफ हाइपरटेंशन बाद में लाइफ में होने की, हाइपरटेंशन जैसी चीजें, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, या इवन हार्ट डिजीजेस। ये सारी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम अडल्टहुड में देखने को मिल सकती है जस्ट एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस एवरीथिंग इज अबाउट कि भाई बहुत इट्स हाई टाइम नाउ कि प्री एक्लेम्पसिया को इंश्योर करके और पहले से ही प्रिवेंट करें राइट व्हेन अ वुमन इज गोइंग इनटू मदरहुड। As soon as she gets pregnant, the woman and people around her and even her doctor should take measures कि ये pre-eclampsia उनको ना हो। Okay? अच्छा, द रिस्क ऑफ रशियाज न्यूक्लियर पोस्चरिंग, इसमें किस बारे में बात हो रही है? बेसिकली जो वॉर है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ये अब 1 साल खत्म हो चुका है। दिस हैज एंटर्ड इट्स सेकेंड ईयर ऑलरेडी, और अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है एंड देयर इज नो एंड इन साइट। कब खत्म होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अच्छा, इस महीने में ही शुरुआत में, मई की शुरुआत में आपने न्यूज में सुना होगा कि रशिया ने अनाउंस किया था प्लान्स कि वो ड्रिल्स करने वाला है, एक्सरसाइजेस करने वाला है। क्या करते हुए? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने के लिए अलोंग यूक्रेन की बॉर्डर, विच इज अ ह्यूज थिंग ऑफ कंसर्न। न्यूक्लियर वेपन्स अगर यूज होता है तो ना सिर्फ उस जगह के लिए जिसके अगेंस्ट ये यूज हो रहे हैं, बल्कि उन आसपास की कंट्रीज के लिए। और इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन यूज होते हैं तो उससे रेडिएशन जो इतने खतरनाक निकलते हैं, दे कुड स्टे ऑन फॉर डेकेड्स एंड जनरेशंस टू कम। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा वरीइंग सिचुएशन है फॉर द एंटायर वर्ल्ड। अच्छा, रशिया ने बाकायदा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो थी उसको कोडिफाई किया है, माना है, और उसके अंदर रशिया ने बोला है कि वी आर गोइंग टू हैव अ पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर फर्स्ट यूज। न्यूक्लियर फर्स्ट यूज क्या होता है? कि आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ है कोई, लेकिन फिर भी आप न्यूक्लियर वेपन पहले खुद से यूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तब जब इतने एक्सट्रीम केसेस में व्हेन देयर इज थ्रेट टू इट्स सर्वाइवल, कि जब इतना बड़ा थ्रेट आ चुका है कि क्या पता रशिया एज अ कंट्री सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ तब न्यूक्लियर फर्स्ट यूज की पॉलिसी वो अपनाएंगे। फिर भी अभी दे आर प्रोक्लेमिंग, और वो ऐसी धमकी दे रहे हैं कि वी आर थिंकिंग ऑफ कंडक्टिंग दिस ड्रिल। ठीक है, और मतलब रशिया के अकॉर्डिंग अब बात सर्वाइवल पे आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड है। तो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स ऐसे 9 कंट्रीज या स्टेट्स हैं दुनिया के। कौन कौन से? यूएसए, रशिया, चाइना, ये तो है ही। इसके साथ साथ यूके, फ्रांस, इंडिया अपन ने भी किया था टेस्टिंग,
पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। ठीक है, ये 9 कंट्रीज हैं दुनिया की विच आर न्यूक्लियर आर्म्ड, मतलब इनके पास न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर आर्म्स वेपन्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली बात इतनी सी है कि रशिया आप धमकी दे रहा है कि भाई हम ये अलोंग यूक्रेन बॉर्डर टेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल दैट वाज इम्पॉर्टेंट हमारे पिछले कुछ न्यूज़पेपर्स से। अपन नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, वी आर गोइंग टू मीट ऑन ट्यूसडे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगले 3 दिन में 4 दिन में होने वाली है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लाइन से हम पढ़ने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं ऑन दी अपकमिंग ट्यूसडे। इस तरीके से अगर आप हफ्ते के 2 सेशंस मतलब महीने के 4 सेशंस देखते हो तो आपका मोटा मोटी विथ आर्टिकल्स रीड थ्रू करते हुए सारी की सारी इंपॉर्टेंट मेजर नेशनल इंटरनेशनल इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स सारी की सारी न्यूज़ आपकी कवर हो जाती है। So guys, thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon. This is Vishishta signing off.